हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है और ये यूज होता है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये आपका 12th बोर्ड में यूज नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें एस्केप वेलोसिटी। क्या पढ़ रहे थे? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता था? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विच इज गिवन टू एनी मास। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विच इज गिवन टू एनी मास from the earth surface such that it never return on the earth surface again is known as escape velocity of the earth। escape velocity का वैल्यू कुछ आता था, कितना आता था? √2gm/r, या ये वैल्यू आता था 2g0r, ये वैल्यू आता था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यही आता था एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू। कहां से? अर्थ सरफेस से। अब देखा जाए, आगे पढ़ने जा रहा है मोशन ऑफ एनी मास। मोशन ऑफ एनी मास which is projected from the earth surface, from the earth surface। किसी मास को अगर अर्थ सरफेस से फेंका जाए, किसी मास को अगर अर्थ सरफेस से फेंका जाए तो उसका मोशन कैसा होगा? केस फर्स्ट। क्या लेते हैं? केस फर्स्ट। व्हेन वेलोसिटी जो होगा अगर बड़ा हो या मिनिमम इक्वल हो एस्केप वेलोसिटी के, तब क्या होगा? अगर किसी मास को जो वेलोसिटी दिया जा रहा है वो अगर क्या हो? इक्वल हो या फिर क्या हो? बड़ा हो, तब क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ये है अर्थ। अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस। यहाँ पे एक मास है, इसको एक वेलोसिटी दिया जा रहा है, जिस वेलोसिटी का वैल्यू है v के इक्वल, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल या एस्केप वेलोसिटी से बड़ा। अब ये क्या होगा? तो यहां से फेंका गया है तो ये मास बाहर निकल जाएगा। ये मास क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और इसका कुछ वैल्यू भी हो सकता है। अगर इक्वल रहेगा एस्केप वेलोसिटी के तो इसका वैल्यू भी, एस्केप वैल्यू v का वैल्यू अगर एस्केप वैल्यू रहे, वेलोसिटी रहे, तो v डैश का वैल्यू 0 होगा। अगर v का वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा तो v डैश का वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगा। तो इस केस में जो मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और दोबारा अर्थ पे रिटर्न नहीं आएगा। इसी को लिख दे रहा है। इन दिस केस, इन दिस केस mass, in this case mass
never return. In this case, mass never return on the earth surface again. In this case, mass never return on the earth surface again. तो इस केस में बाहर निकल जाएगा, कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग ले चल रहे हैं केस सेकंड। क्या ले चल रहा है? केस सेकंड। केस सेकंड, अगर भी का वैल्यू छोटा हो, अगर भी का वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से क्या हो? छोटा हो, तब क्या होगा? इस केस में देखा जाए, दो पार्ट लेने जा रहा है, इसमें भी दो पार्ट लेने जा रहा है। ए में इफ मास इज प्रोजेक्टेड in a radial direction, if mass is projected in radial direction, अगर मास किधर प्रोजेक्टेड हो? रेडियल डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड हो तब। चलिए अब फिगर बनाते हैं। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये है मास, मास रेडियस। यहां देखा जाए, यहां एक मास है, इसको फेंका जा रहा है। किधर फेंका जा रहा है? इधर। कितना वेलोसिटी से? v से। कहां तक जाएगा? तो ये आगे यहां तक जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना? 0। अब इसका ये यहां तक जा रहा है, जाने के बाद ये इसी पाथ पे रिटर्न भी आएगा। ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ये जो बाहर की तरफ जा रहा है, कहीं वेलोसिटी 0 होगा, यहां से ये वापस रिटर्न आ जाएगा और जिस पॉइंट से फेंका गया है उसी पॉइंट पे आके कोलाइड करेगा। इस केस में ये मास कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं आएगा। इसको लिख देते हैं। इन दिस केस mass is projected. In this case, mass is projected in radial direction. In a radial direction. So it doesn't escape. So it doesn't escape from Earth. So it doesn't escape from Earth's gravitational field. Gravitational field. So it doesn't escape from Earth's gravitational field. And it returns on the same path. And it returns on the same path. ये चलेगा, बाहर निकलना चाहेगा, कहीं पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वहां से वापस उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। ये है ए पार्ट। अब आइए बी पार्ट इसका। बी पार्ट में क्या है?
if mass is projected, if mass is projected with some angle, if mass is projected with some angle, अगर ये कुछ एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए तब देखा जाए क्या हो। ये है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये है अर्थ, मास भी है रेडियस भी है, ये है मास, इसको कुछ वेलोसिटी दिया गया, ये चलेगा और ये चलने के बाद क्या होगा, ये पहुंचेगा और ये किसी ऑर्बिट में सेटल होगा। ये चलेगा और ये फिर किसी ऑर्बिट में सेटल होगा और ये फिर कुछ अलग वेलोसिटी से इसी ऑर्बिट में रोटेट करना शुरू करेगा और कंटिन्यूअसली उसी ऑर्बिट में ये सेटल हो जाएगा। यहाँ रेडियली नहीं फेंका गया, कुछ एंगल बना के फेंका गया। यहाँ क्या किया गया है, ये रेडियल डायरेक्शन से कुछ एंगल बना के फेंका गया। वेलोसिटी क्या है, इसके से कम है, तो ये क्या होगा, किसी नए ऑर्बिट में सेटल होगा, कुछ रेडियस भी होगा और ये उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा, दोबारा ये अर्थ पे रिटर्न होके नहीं आएगा। इन दिस केस मास सेटल, in this case mass settle into a new orbit and it continuously rotates in this orbit. In this case, mass settle into new orbit and it continuously rotate in this orbit. तो ये उसी ऑर्बिट में सेटल हो जाएगा और उसी ऑर्बिट में क्या करेगा, रोटेट करेगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए आज क्या पढ़ाया गया, एस्केप वेलोसिटी को आगे बढ़ा रहा है। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू लिखा गया है जो लास्ट क्लास तक पढ़े। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन ऑफ एनी मास विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। केस लिया गया है जब उसका वेलोसिटी बड़ा हो या मिनिमम इक्वल हो एस्केप वेलोसिटी से, इसको किसी भी डायरेक्शन में फेंका जाए ये हमेशा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। केस सेकंड, जब उसका वेलोसिटी कम रखा जाए, किससे, एस्केप वेलोसिटी से, और इसको किधर फेंका जाए, रेडियल डायरेक्शन में, क्या होगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ये फील्ड से बाहर तो नहीं निकल सकता लेकिन इसका वेलोसिटी कहीं पे जाके क्या होगा, जीरो, फिर उसी पाथ पे वापस रिटर्न हो जाएगा और उस तरीके से ये अर्थ पे आ जाएगा। बी पार्ट में जब इसको कुछ एंगल से फेंका जाए तो ये किसी न्यू ऑर्बिट में शिफ्ट करेगा और कुछ नए स्पीड से उस ऑर्बिट में रोटेट करना शुरू करेगा। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल जो थ्योरी था वो। अब आइए दो छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट समझिएगा, ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, ये अर्थ का मास है, ये रेडियस, यहां से ये कितना दूर है, तो थियोरेटिकली ये अर्थ के सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा।
अब यहाँ पे एक मास है जिसका वेलोसिटी v है। अब ये बाहर निकल जाता है, इसके वेलोसिटी से ज्यादा है वेलोसिटी, तो हमें यही निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, गिवन जो वेलोसिटी दिया जा रहा है अर्थ के सरफेस पे वो 2 गुना एस्केप वेलोसिटी के बराबर है। तो हमें पूछा जा रहा है कि जब ए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा उस समय इसका क्या स्पीड होगा। जब ए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा उस समय क्या स्पीड होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जा रहा है। कहाँ पे, एक तो जहां से स्टार्ट हुआ सरफेस, और दूसरा कहाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जा रहा है। कहाँ पे, इनफाइनाइट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जा रहा है। एक कहाँ पे, सरफेस पे, और दूसरा कहाँ, इनफाइनाइट पे। इनिशियल पॉइंट यहाँ, फाइनल पॉइंट यहाँ। चलिए करने जा रहा है। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी, शुरू में काइनेटिक एनर्जी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी, बाद में काइनेटिक एनर्जी। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितना, -Gmm/r, ये है शुरू में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना, इतना। बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितना, इतना। काइनेटिक एनर्जी कितना, तो ये। चलिए तो अब देखिए, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, तो आइए देखिए। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है 2Gm/r। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, ये। तो हम लोग अगर VE स्क्वायर कर दे तो ये आ जाएगा 2Gm/r। अगर वैल्यू रख दे तो इतना। चलिए तो अब देखिए हम लोग रखते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। कितना है, ये है -Gmm/r प्लस हाफ m, इसका है 2 गुना इसके वेलोसिटी के बराबर, बराबर हाफ mv/s। चलिए यहां से वैल्यू रख देते हैं। Gm/r, Gm/r का वैल्यू क्या होगा, तो v²/2 ये हो जाएगा। इसका वैल्यू रखने जा रहा है तो ये आ गया माइनस VE²/2 और ये है प्लस, ये आ गया, कैंसिल भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/2 mve² बराबर हाफ mv²। चलिए आगे करते हैं। इस दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 3/2 mve² बराबर हाफ mv²। कुछ कैंसिल होगा, m ve तो नहीं 2। चलिए क्या होगा, v' बराबर √3 गुना ve, और आगे लिखना चाहते हैं तो √3। v का वैल्यू कितना, तो v का वैल्यू है 2Gm/r।
तो यहां से फाइनल आंसर लिखने जा रहा है। ये आ गया √3g या 6gm/r, यही आंसर है। चलिए, आ रहा है समझ में? नहीं, क्या करना है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना। तो ये है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी या मोशन ऑफ सैटेलाइट। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट या ऑर्बिटल वेलोसिटी। मोशन ऑफ सैटेलाइट या ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एनी मास, it is the velocity of any mass through which it rotates. It is the velocity of any mass through which it rotates in any orbit. It is the velocity of any mass through which it rotates in any orbit. It is denoted by, it is denoted by v नॉट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? v नॉट से। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v नॉट से। अब आइए देखिए कैसे। ये है मास, मास रेडियस, ये अर्थ है। ये है इसका ऑर्बिट, यहां से यहां ये है रेडियस। ये था इसका रेडियस, यहां पे ये है मास, ये रोटेट कर रहा है v नॉट। ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू निकालना। इधर एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स बराबर कितना है? Gm/m/r²। और फोर्स बराबर कितना होता है? मास गुना एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सीलरेशन। चलिए तो देखिए कैसे। क्या कैंसिल हुआ इसमें? मास कैंसिल हुआ, रेडियस भी कैंसिल हुआ, v नॉट का कुछ वैल्यू निकल रहा है। v नॉट का वैल्यू कितना? तो ये आ जाएगा Gm/r। यही है ऑर्बिटल वेलोसिटी। यही है क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलो वीडियो बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। आ रहा है समझ में? इस ऑर्बिट में स्मॉल आर रेडियस का जो ऑर्बिट है
उसमें ए मास स्मॉल एम इस वी नॉट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। वी नॉट वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? √gm/r। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस। वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस। वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस। चलिए आ जाइए। ये है अर्थ, ये है रेडियस, ये है मास। अर्थ सरफेस के एकदम नजदीक आ जाइए यहाँ पे। तो ये जो मास है, ये हाइट है नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस। हाइट क्या हो गया? 0। यानी जो यहाँ पे हम लोग रेडियस माने, आर का वैल्यू कितना हो गया? नियर अबाउट आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? तो ये होता है √gm/r। वैल्यू रखेंगे, ये हो गया gm/r, यही हो गया। इसको और वैल्यू रखें तो ये आ गया gm/r² गुना r। ये आ जाएगा g0 गुना r। यहां लिखने जा रहा है फाइनली ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस gm/r दैट इज इक्वल टू g0/r। यही आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखा जाए, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया √g0r। एस्केप वेलोसिटी हो गया √2g0r। कौन बड़ा दिख रहा है दोनों में? तो एस्केप वेलोसिटी दिख रहा है बड़ा। ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से छोटा है। कितना टाइम्स छोटा है? इतना। वैल्यू रखेंगे 11.2/√2। इतना क्या? किलोमीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा 8.7। डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना? तो ये आ जाता है 11.2 डिवाइडेड 1.4। तो ये आ जाता है नियर अबाउट 7.9 के आसपास आ जाता है। तो ये आ जाता है 7.9। किलोमीटर पर सेकंड। तो यही है वैल्यू। ये आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस। कितना आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस? √g0 गुना r। इसके वेलोसिटी क्या होता है?
√2g0 × r। चलिए एस्केप वेलोसिटी निकल गया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। चलिए देखिए, ये है ऑर्बिट, ये है वेलोसिटी मास का v0, यहां है मास, मास भी रेडियस। ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू √gm/r। चलिए काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा है। मास का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? मास का काइनेटिक एनर्जी ½ mv², हाफ गुना मास गुना v²। कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर 2gm/m/2 तो नीचे आ गया /2। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना? G कैपिटल M स्मॉल m/2r। अब लिखने जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखने जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है -gm/m/r। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखने जा रहा है टोटल एनर्जी। ये है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर आ गया पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। चलिए दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -gm/m/2। ये है काइनेटिक, ये है पोटेंशियल और ये है टोटल। अब देखिए तीनों एनर्जी में क्या रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधा। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा। तो ये एनर्जी में रिलेशन है। अगर ग्राफ खींचा जाए तो, अगर ग्राफ खींचे आर के बीच और एनर्जी के बीच, चलिए देखिए कैसे। ये है काइनेटिक एनर्जी। नीचे जो लिखने जा रहा है दो दो एनर्जी दिखाने जा रहा है। एक है एस, दूसरा जो दिखाने जा रहा है कुछ इस तरह।
थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसा 3 एनर्जी दिखाने जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए, ये वैल्यू है ऐसा, ये है R0। यहाँ पे वैल्यू है GMM/, ये है -GMM/, ये है -GMM/। चलिए अब देखिए ऐसा, एक है GMM/R और एक है GMM/2R। ये क्या है? बड़ा। नेगेटिव मतलब नीचे है, लेकिन ये जो है टू आर वाला छोटा होगा, आर वाला बड़ा होगा। ऊपर वाला ये छोटा है और ये बड़ा है। अब आइए देखिए इसमें, इधर थोड़ा ग्राफ को इक्विडिस्टेंस सही दिखने के लिए कुछ ऐसा, और ये आ रहा है ऐसा। और ये आ गया ऐसा। काइनेटिक एनर्जी कितना है? GMM/2। कुछ है। चलिए अब देखिए, कर्व का नाम लिखते हैं। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। 1 कौन सा है? 1 पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी है। 2 कौन सा है और 3 कौन सा है? तो इसको देखने के लिए हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -GMM/R। टोटल एनर्जी क्या था, -GMM/2। तो 2 जो दिख रहा है, जिसमें आ रहा है 2R नीचे में, ये टोटल एनर्जी, और -GMM/R ये थर्ड जो दिख रहा है, ये आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। यही है ग्राफ, और ग्राफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है टोटल एनर्जी और थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऊपर होगा। 2 है निगेटिव, निगेटिव कौन कौन है? पोटेंशियल और टोटल, तो दोनों नीचे होगा ग्राफ। कैसा ग्राफ है तो देख सकते हैं। तो ये आ गया ग्राफ। अब इससे भी आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, जिसका नाम है टाइम पीरियड फॉर रोटेशन। टाइम
period for a rotation. Time period for rotation in complete circle. एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? ये है सर्किल, ये है मास, ये है मास और ये है स्पीड। इसी को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा? इसी का नाम दिया गया कैपिटल टी। भी बराबर पढ़े थे कितना? Gm/r। ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं? तो इतना। चलिए अब टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? ये हो गया 2πr/v, ये हो गया 2πr/Gm/r। ये है कांस्टेंट। क्या लिखने जा रहा है? t बराबर 2π√, गुना r के पावर 1 + 1/2। तो ये आ गया। तो यही है टाइम पीरियड फॉर रोटेशन। यहां से क्या आ गया? t प्रोपोर्शनल r के पावर 3/2 और यहां से क्या आ गया? t² प्रोपोर्शनल r के पावर 3 और क्या आ गया? t1² बराबर r1 के पावर 3 r2 के पावर 3। ये आ गया। तो t² प्रोपोर्शनल r के पावर 3 या t प्रोपोर्शनल r के पावर 3/2। अगर देखा जाए एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है और तीसरा मास ये है। यहां से है r1 तो ये है v1 और ये है t1। यहां से है r2 तो ये है v2 तो ये है t2। यही है रिलेशन T1/T2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1/R2 का पावर 3/2। अगर एक ही मास का, एक ही अर्थ का दो अलग अलग सैटेलाइट है, अर्थ का अगर दो अलग अलग सैटेलाइट है, अलग अलग रेडियस में रोटेट करता है, अलग अलग स्पीड से, तो दोनों का टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा? वो कुछ हम लोग देख सकते हैं। वो रिलेशन कुछ इस तरीके से